हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 में हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण में आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के कारण हम देख चुके थे। इसमें सबसे प्रमुख कारण सीवरेज था, उद्योग धंधे थे, केमिकल्स थे और वो बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट जल में समाहित होती हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण औद्योगिकरण भी था। तो जल प्रदूषण में सबसे प्रमुख नाम आता है सीसा, कैडमियम, पारा, जस्ता और भी बहुत सारे इसमें हैं, जिसमें ये हृदय रोग से संबंधित होता है। सीसा कैंसर, पारा कैंसर, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को सीधा इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। इसमें बहुत सारे प्रभाव हमारे जीवन पर आ रहे हैं। जैसे ये तो शरीर को सीधा इफेक्ट करने वाली चीजें हो गई। जैसे पारे की यदि हम बात करें तो वो सीधा हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसके बाद यदि हम देखें तो कैडमियम, ये हृदय रोग को करता है, उल्टी, जी मचलना और जो शरीर में डायरेक्टली लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो इससे कैडमियम से होती है। पारा कैंसर कारक होता है, बहुत खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। हम इसका उपयोग टेम्परेचर जानने में भी करते हैं। जस्ता है, सीसा है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रभाव इसका देखें तो जल प्रदूषण से, प्रदूषित जल से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई। और जैसे ही हम प्रदूषित जल से सिंचाई करते हैं वो जल हमारे कृषि में शामिल हो जाता है। कृषि से वो पौधे में चले जाता है और पौधे से वो हमारे पेट में चला जाता है अनाज के रूप में। तो जितनी भी केमिकल युक्त कृषियां हो रही हैं, या यूं कहें केमिकल से जो आज रासायनिक खादों से जो कृषि हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी और आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे सामने आएंगी, क्योंकि ये सीधे हमारी बॉडी पर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो सिंचाई के माध्यम से जो केमिकल हमारे पेट में जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत घातक हैं। दूसरा सिंचाई का ही रूप है, जमीन की उर्वरकता में कमी आ रही है। उर्वरकता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जब हम प्रदूषित जल से सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जमीन की उर्वरकता है वो कमी आएगी और कहीं ना कहीं वो जो रासायनिक स्ट्रक्चर हम लोग डाल रहे हैं, इसमें रासायनिक खाद जो डाल रहे हैं वो हमारे जमीन की नेचुरलता को क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो पोषक तत्व आने चाहिए जीवन जीने के लिए उनमें कमी आ रही है। इसकी वजह से कैंसर जैसे कारक भी हमारे जीवन में आ रहे हैं, असाध्य रोग भी इसमें आ रहे हैं। इसमें जल प्रदूषण का प्रभाव यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारे प्रभाव आ रहा है टाइफाइड का। पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो इसमें सामने निकल कर आ रही हैं। इसमें है टाइफाइड, पीलिया और भी बहुत सारी बीमारियां जो सीधे अशुद्ध जल पीने से हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसके कारण हमारे यहाँ जो जीवन पे सीधा प्रभाव शुद्धता के कारण पड़ता था। हमारी ग्रोथ अच्छी होती थी, हमारी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि सारा संबंध लीवर से ही होता है। लेकिन जब जल प्रदूषित होगा तो वो सारी समस्याएं हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी जो शुद्ध जल के कारण नहीं थी। इस उपरांत यदि हम आगे देखें तो जल प्रदूषण का प्रभाव समुद्री जीवों पर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। समुद्री जीवों पर, समुद्री जीवों पर देखें तो आपने बहुत बार देखा होगा तेल के टैंकर, जहाज, इनमें या तो तेल का रिसाव हो जाता है या यूं कहें कि तेल के ये टैंकर पलट जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है
कि तेल समुद्र की सरफेस पे आ जाता है। जैसे ही तेल समुद्र की सरफेस पे आएगा, जो ऑक्सीजन, जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है उसका लेवल हो जाएगा कम। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, उसमें रहने वाले जो गलफ्रेडों से श्वास लेते हैं या घुलनशील ऑक्सीजन के जो इस्तेमाल करने वाले जीव हैं, वे सभी जीव मरना शुरू हो जाएंगे। समुद्र में भयंकर त्रासदी आ जाएगी। उन जीवों का काल ये रिसाव वाला तेल बन जाता है। और बहुत सारे जो प्रकृति को बैलेंस करने वाले जीव हैं, बहुत प्रकार की मछलियां हैं जो घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, वे सभी इस तेल रिसाव के कारण मर जाएंगी। और फिर ये समुद्र के किनारे बहुत सी बीमारियों को पैदा कर देंगी। ये बीमारियां समुद्र तट पे रहने वाले लोगों को भी हो सकती हैं, समुद्र से अन्य जीवों को भी हो सकती हैं, और बहुत प्रकार की समस्याएं इससे आएंगी। ये साफ करने में बहुत वक्त लगता है और कहीं ना कहीं समुद्र की स्थिति को ये बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे देती है। कहीं ना कहीं इसका जो हमारा स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जल प्रदूषण का दूसरा जो प्रभाव है वो पड़ रहा है समुद्री किनारों पर। समुद्री किनारों की यदि हम बात करें तो समुद्री किनारे जितने भी हैं वो सब प्योर अशुद्ध जल के मानक माने जाते हैं आज। क्योंकि हमारी जितने भी बड़े नगर हैं, आप देखें बम्बई है, अमेरिका है, कराची है, दुनिया के जितने भी बड़े कोलंबो हैं, जितने भी बड़े महानगर हैं, बड़े स्थानीय लोग हैं जहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, वो सब समुद्र के किनारे हैं। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है, विलासितापूर्ण जिंदगी भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में समुद्र के किनारे हम लोग हमारे द्वारा वेस्टेज जो निकाले जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का वेस्टेज हो, चाहे वो सीवरेज का वेस्टेज हो, चाहे वो किचन का वेस्टेज हो, चाहे वो घर का वेस्टेज हो, टोटल वेस्ट जो हमारा होता है वो हम समुद्र के बीच पर डालते हैं। और वो एक प्रकार से समुद्री जीव व्यवस्था को, जीव संरचना को प्रदूषित कर रहा है। इसका प्रभाव ये हो रहा है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं या वहां की जो स्थानीय जनसंख्या है, उनके जीवन पर भी इसका क्या पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहां के जो जीव हैं, प्रकृति है, वहां का जो उपजाऊपन है, उस समुद्री पानी से जो जीव जंतु जी रहे थे, वहां की स्थानीय व्यवस्था जो चल रही थी, उसमें भी प्रदूषण का बहुत बड़ा भाग हो रहा है। इसमें उदाहरण बांग्लादेश का हम दे सकते हैं कि जैसे ही हम बांग्लादेश का तट देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रदूषित तटों में से एक है। क्योंकि बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व एशिया में सबसे ज्यादा है और इस घनत्व के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सही मात्रा में नहीं चल रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं जल प्रदूषण का प्रभाव। तो जल प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा भी हमारे सामने आती है। इसका प्रभाव इसके आगे देखें तो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन की भी यदि हम बात करें, आने वाले टाइम में सबसे बड़ी समस्या वर्षा तो है ही, क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन के कारण वर्षा में जो अनियमितता ही है, अनियमितता का कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा होना, कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़, इसलिए वर्षा में तो अनियमितता आई है। हमारे द्वारा केमिकल बहुत ज्यादा उद्योग धंधों के माध्यम से वातावरण में छोड़ रहे हैं, हम लोग पानी में छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब वो बारिश धुएं से टकराती है, उस अम्ल से टकराती है, तो उसमें घुलकर हमारे आम जीवन को प्रभावित करती है, हमारे मकानों को प्रभावित कर रही है, हमारी कृषि को प्रभावित कर रही है, हमारे जो शुद्ध जल के स्रोत हैं उनको प्रभावित कर रही है। तो अम्लीय वर्षा भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम बन रहा है हमारे जल स्तर के लिए। कहीं ना कहीं ये भी एक क्या है, बड़ी समस्या है जल प्रदूषण के कारण। इसके बाद देखते हैं, अगर हम पृथ्वी की संरचना की बात करें तो पृथ्वी में लगभग 1000 फीट पर खारे जल को हम देखते हैं। लगभग 1000 फीट पर खारे जल की संरचना हमें नजर आती है। यदि हम नलकूप खोदें तो 1000 फीट पर हमें खारा पानी नजर आने लगता है।
और आज जो सामान्यतः शेखावाटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर लगभग इतना ही जल स्तर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर धातु बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जल में घुलकर आने लगेंगी। इसमें बहुत सारे तत्व, तांबा है, लोहा है, कैडमियम है, बहुत सारे तत्व हमारे शरीर में डायरेक्ट जाएंगे, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें आयरन की जरूरत होती है, लेकिन वो डायरेक्ट आयरन नहीं होता, वो घुलनशील आयरन होता है, आयरन होता है, जैसे पालक है, ऐसी बहुत सारी चीजों से वो हमें मिलता है। लेकिन ये जो धातुएं हैं ये डायरेक्ट हमारे शरीर में जब जा रही होती है तो ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होती हैं, क्योंकि इन्हें पचाने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं होती और ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हमारे शरीर को कर देती हैं। इस उपरांत हम जल प्रदूषण को रोकने के उपाय देखते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जल प्रदूषण के रोकने के उपाय हम देखें तो सबसे पहला उपाय तो होगा कि हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो कल्चर सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें जल के महत्व को जोड़ा जाए कि जल है तो कल है। ये स्लोगन आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। हमारे जीवन में बच्चों को घर में ही सिखाया जाए कि जल का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे जो डेली बेसिस के सीरियल्स आते हैं टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से इस शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए ताकि आम बच्चा अपने जीवन में इंपॉर्टेंस जल की सीखे। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि बालिकाओं के प्रति होने वाले अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार को हम कभी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जो समझाने का मैटर है वो घर से होना चाहिए। माँ बाप ये समझाएं कि जिस प्रकार से हमारे लिए लड़का इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए लड़की भी है, और लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जैसे बच्चे को घर से ये शिक्षा दी जाए कि जैसी हमारी बहन की सुरक्षा आवश्यक है वैसे ही सभी बाकी लड़कियों की सुरक्षा भी आवश्यक है, तो क्राइम कभी होगा ही नहीं। ये शिक्षा माँ बाप से मिलनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जल प्रदूषण की शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि जल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में अतुल्य धरोहर अगर कोई होगा तो वो क्या होगा, जल ही होगा। तो ये शिक्षा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ना बहुत जरूरी है। इसका फायदा ये होगा कि हम आसानी से जल की सुरक्षा कर पाएंगे। दूसरा, रासायनिक पदार्थों पर रोक। जब भी हम खेती करें तो ऐसे भयंकर खतरनाक वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे लिए तो घातक है ही हैं, प्लस जमीन के लिए भी बहुत घातक हैं। जैसे बहुत बार देखा होगा एक बीघा के अंदर 1 ड्रॉप की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में देखा जाता है कितना खतरनाक जहर होगा वो। जब 1 ड्रॉप पूरे 1 बीघा की कीटाणु मार देगी तो हमारे शरीर का वो क्या हाल करेगी। जैसे यूरिया के साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पंजाब में कैंसर ट्रेन चलाई जा रही है, हमारे हनुमानगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल में पंजाब से स्पेशल कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन आ रही है। नाम तो कुछ और ही है लेकिन उसमें पेशेंट सिर्फ कैंसर वाले ही आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि पंजाब में रासायनिक खेत पदार्थों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि उर्वरकता की क्षमता बढ़ाई जा सके, उत्पादन के आधार बढ़ाए जा सके। केवल उत्पादन पर जोर देना सही चीज नहीं है, सभी फैक्टर्स देखनी चाहिए। चारे पर जोर देना चाहिए, पशुपालन पर जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। केवल लालच सही चीज नहीं है। तो रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक खेती में इस्तेमाल करना, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद है जितने भी उद्योग धंधे हैं, उद्योग हैं, कारखाने हैं, इनसे निकलने वाला जल, इसे पेयजल या शुद्ध जल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कि जितने भी उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर जो चीजें बनती हैं उससे जो केमिकल इफेक्टेड जो वाटर है उसका जो अपन ड्रेनेज कहें या यूं कहें, उसको जहाँ निकलना है, निकासी है,
वो शुद्ध जल में कभी नहीं होनी चाहिए, बहते हुए पानी में कभी नहीं होनी चाहिए। उनका अलग से स्टोरेज हो, अलग से सीवर में डाला जाए, या फिर ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम हो जिससे रिसाइकल का ऑप्शन उसमें हो, तो भी पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसमें अगर अपना आगे देखें जल प्रदूषण में उद्योग धंधों के बाद, तो ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि प्रत्येक घर में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। इसे छत के पानी को एकत्रित करने का सिस्टम भी कहा जाता है। प्रत्येक घर में कंपलसरी कर दिया जाए कि जो छत का पानी होगा वो एकत्रित किया जाए। पहले के राजा महाराजों को अगर देखें तो हम इसे टांके के द्वारा जल स्टोर की प्रक्रिया भी कहते थे। जैसे आमेर महल है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, इनको अगर देखें तो इसमें टांके का पानी स्टोर करने की व्यवस्था यहाँ पर थी, और लोग बाग टांके में साल भर का पानी एकत्रित कर लेते थे। बहुत बड़ा महल है, उस पर पहली बारिश का पानी तो निकाल देते थे, और उसके बाद का जितना भी बारिश होता था वो सारा पानी स्टोर कर लेते थे। आपातकालीन स्थितियों में इतनी चौड़ाई के ऊपर वो पानी पूरे साल भर शुद्ध पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वर्षा जल 100% मिनरल वाटर गंगा जल के बराबर प्योर होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी चीजें शामिल नहीं होती। शुरू की 1-2 बारिश का पानी यदि निकाल दिया जाए तो उसमें केमिकल्स घुले होते हैं, पूरा आसमान साफ हो जाता है। उसके बाद जो भी बारिश होती है वो बिल्कुल नेट एंड क्लीन वाटर को लेकर आती है। ये भी हमारे जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रूफटॉप वाला जो सिस्टम है, ये भी हमें शुद्ध जल को आगे बढ़ावा देगा, इसमें हमारी मदद करेगा। इसमें आगे देखें तो अगला बिंदु है मृदा प्रदूषण। वैसे आप सारे टॉपिक्स अपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। मृदा प्रदूषण, मृदा के प्रकार, मृदा की कमियां, मृदा की अच्छाइयां, कौन सी मृदा कैसी होती है, ये सारी चीजें आप ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मृदा प्रदूषण की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ जमीन फिक्स है। जमीन कैसी है? सीमित मात्रा में है, निश्चित मात्रा में है, और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, द्वीप जरूर बना रहा है चाइना, समुद्र से मिट्टी निकाल रहा है और समुद्र में द्वीप बना रहा है जल स्तर को बाहर करके। तो जमीन निश्चित है। आने वाले समय में हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वह आएगी खाद्य पदार्थों की। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो किसकी आएगी? खाद्य पदार्थों की आएगी, खाने की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है उर्वरकता की। हमने जमीन में इतने केमिकल डाल दिए, इतने रासायनिक पदार्थ डाल दिए, जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया है, अपने यूरिया है, बहुत मात्रा में हम लोग खाद डालते हैं, सल्फर है, और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि हम जमीन की मात्रा देखते ही नहीं कि जमीन को किस चीज की आवश्यकता होती है, और अनावश्यक रूप से ना चाहते हुए भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं। इसका नुकसान क्या होगा कि जमीन की जो नेचुरलता है, उर्वरकता है, उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है, और भविष्य के लिए जो हमें उत्पादन मिलना चाहिए था वो उत्पादन नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी। आज वर्तमान में यदि हम देखें तो जमीन का ऊपर वाला जो सरफेस है, जैसे जमीन की जो उर्वरकता होती है वो लगभग आधे फीट के आसपास ही मानी जाती है, और जो मेन उर्वरकता होती है वो लगभग 4 से 5 अंगुली हम लोग नाप सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसान बीज बोता है तो उसकी हाइट लगभग इतनी ही होती है, क्योंकि इससे नीचे अगर बीज डल गया तो वो नहीं उगेगा, इससे ऊपर आ गया तब भी वो नहीं उगेगा, क्योंकि उपजाऊपन की मात्रा इतनी ही होती है। इसीलिए हम खाद भी इसी क्षेत्र में डालते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है कि ये जो जमीन का हिस्सा है, इतना जो उर्वरकता वाला हिस्सा था, उस जमीन में पोषक तत्व बचे ही नहीं।
आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम बिना खाद के जमीन से कुछ ले ही नहीं सकते। यही क्या है? मृदा प्रदूषण कहलाता है, जमीन का प्रदूषण कहलाता है। मृदा के बहुत सारे प्रकार हैं जो आप डिटेल से ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। प्रदूषण के कारणों की यदि हम बात करें तो ये प्रदूषणों के कारण कुछ निश्चित ही हैं। जैसे ऐसे तत्व हम डाल रहे हैं, रासायनिक ऐसे अभिक्रियाओं के द्वारा जो बनाए गए केमिकल हैं वो डाल रहे हैं, जो इतने भयंकर जीवाणुओं को मारने के लिए हमने डाले। उसका फायदा तो हुआ, जीवाणु तो मरे, लेकिन साथ में गुड बैक्टीरिया भी मर गए, जो हमें पोषक तत्व देते हैं, जो हमें उस खाद्य पदार्थ के खाने से एनर्जी जो आने वाली थी, उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी हमारे यहाँ आने लग गए। कैंसर की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई है आने वाले दिनों में या वर्तमान में, जिसकी कल्पना हम नहीं करते थे। पहले कैंसर बहुत बड़ा एक नाम हुआ करता था और करोड़ों में किसी एक को होता था। आज मुझे लगता है कि बहुत यातायात, बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैंसर के पदार्थ, कैंसर के मरीज हमें देखने को मिलते हैं। इनका कारण है ये खाद्य पदार्थों में उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो केमिकल हम डालते हैं वो मृदा प्रदूषण को बढ़ाते हैं।